नमस्कार। मुंबई फिर एक बार कुछ ऐसे कारणों से चर्चा में है जिसपे नहीं चर्चा होनी चाहिए। जो मुंबई या जो महाराष्ट्र 1/3 जीडीपी का अंशदान देता हो, जो मुंबई प्रतिभाशाली लोगों से भरपूर हो, जो मुंबई उम, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है उसमें आगे रहता हो, उस मुंबई में आजकल चर्चा उन सब कारणों की नहीं हो रही है जो अप्रिय हो, जिस कारण है वो अप्रिय से है। चाहे वो ड्रग हो, आतंकवाद हो, जाली नोट हो और एक अलग तरीके का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला शुरू होता है पिछले साल जब अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद जो बातें हुई और उसमें कुछ नेक्सस की बातें आई। फिर उसके बाद और कारण बनने लगे और अब जो बीच में जैसे सतपाल सिंह और वर्सेस मंत्री का मामला आया, फिर आर्यन खान का मामला आया, उनकी ड्रग्स का मामला आया और अब जो मंत्री नुमा लोग जो मंत्री रह चुके हैं या जो मंत्री हैं, उनमें आरोप-प्रत्यारोप जिस तरीके से हो रहे हैं, वो एक मुंबई के नेक्सस का खुलासा करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ये सुना जा रहा है, मुंबई के नेक्सस को लेकर के बहुत पुरानी चर्चाएँ रही हैं, फ़िल्मों में बहुत सारे तरीके से आता रहा है, हवाला कांड, पैसा, काला धन, ड्रग्स ये सब पहले सब कुछ सामने आता रहा है। लेकिन अब इस समय जिस तरीके से पोल खुल रही है, वो सचमुच है क्या? और उसको समझने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से राजनीति देश की जो है, जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारें भी शामिल हो गई हैं, वो किस तरीके से मोड़ ले रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए 2 बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं। आभा सिंह जी हैं जो प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, मुंबई की और मानवाधिकार के कार्यों को लेकर के बहुत सचेत रहती हैं और साथ ही हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और कई किताबों के लेखक विराग गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आभा जी सबसे पहले तो इस नेक्सस को लेकर के आप समझाइए क्योंकि आप मुंबई में हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझती हैं, वहाँ देखा, सुना, समझा है। आपको क्या लगता है कि ये क्या है और इसका इसकी जो उत्पत्ति है और फिर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, बहुत ये आसान नहीं है जो देखने में लग रहा है। ये बात ज़रूर है कि पूरी कंट्री बॉलीवुड और क्रिकेट के पीछे दीवानी है। लेकिन ये एनसीबी को इस तरह का जो एनसीबी ने जिस तरह से बॉलीवुड पे मुहिम चलाया, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो कि एक सुसाइड था, उसको राजनीति के कारण उसको मर्डर करके बॉलीवुड को कंट्रोल करने की, बॉलीवुड को टेम करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, सीबीआई को लाया गया जबकि सीबीआई ने जाके कुछ बताया तक नहीं, बोलने की स्थिति में ही नहीं थे क्योंकि एक वो सुसाइड था। तो मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये एक नई चीज शुरू हो गई कि किसी भी तरह बॉलीवुड पे अटैक करो। दीपिका पादुकोण को व्हाट्सएप चैट की वजह से एनसीबी ने बुलाया कि क्या मुझे माल चाहिए। तो इस तरह से ह्यूमिलिएट करना बिना किसी तथ्य के वो सही नहीं था। लेकिन चूंकि बॉलीवुड ने रिएक्ट नहीं किया, बॉलीवुड चुप रहा, तो बेखौफ हो गए अधिकारी। लेकिन आर्यन खान में तो हद हो गई कि आर्यन खान के पास ड्रग्स मिले नहीं, उनका मेडिकल टेस्ट कराया नहीं गया क्योंकि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं की हुई थी। तो जब ना रिकवरी है ना कंजम्पशन है, तो किस बेसिस पे एनसीबी ने आर्यन खान को अरेस्ट किया, किस बेसिस पे उनको क्रिमिनली रेस्ट्रेन किया, रॉन्गफुली रोका उनको, वो बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो एक बेकसूर को पहले आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया, फिर आपने उसका मोबाइल छीना और उसके व्हाट्सएप चैट से आपने उसके ऊपर केस बनाने की कोशिश की। ये रिवर्स डायरेक्शन में जो एनसीबी गई, उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और इस वजह से जो है ये चीजें सामने आई। और अब जब सैल प्रभाकर सैल साफ कहते हैं कि 50 लाख रुपए एक्सचेंज किए गए, और ये बात सच है कि 50 लाख रुपए एनसीबी के जो विटनेस थे गोसावी, उन्होंने रिसीव किए, उसके बाद वो आगे सेकेंडरी लोगों पे गए। तो मनी का जब आदान प्रदान हो गया, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये सब लोग उसके घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि पैसा देना और पैसा लेना दोनों ऑफेंस है। तो अगर किसी भी अधिकारी को एनसीबी के ये पैसा 50 लाख गया, तो उनमें उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
जिन्होंने पैसा दिया उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, और इस वजह से गोसावी को अरेस्ट किया गया है। गोसावी तो चीटिंग के केस में अरेस्ट किए गए हैं, बट गोसावी एक अहम विटनेस है। और अब एनसीबी के आरोप है कि मुंबई पुलिस गोसावी से उनको मिलने नहीं दे रही है। मुंबई पुलिस ने क्या किया, उसने एक्सटॉर्शन की एफआईआर लिख दी, और सही भी है, क्योंकि आपने किसी को झूठा अरेस्ट किया या झूठा नहीं भी किया, लेकिन आपने अगर पैसे मांगे उसकी अरेस्ट में, तो फिर आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बन जाता है। मुंबई पुलिस अपनी जगह सही है, उसके कानून के अधिकार है। एनसीबी जो है, इस वक्त पहली बार एनसीबी जो है उसको एक्सपोज हो रही है, और समीर वानखेड़े को भी बहुत सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये फिर से स्टेट वर्सेस, इसको हम स्टेट वर्सेस सेंटर नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे कि पहली बार एनसीबी जो इस तरह से व्हाट्सएप चैट्स पे बिना किसी सब्सटेंस के बॉलीवुड को जबरदस्ती हैरिस कर रही थी, बॉलीवुड को जबरदस्ती ड्रग का करके एक तरह से मुझे लगता है एक अटैक कर रही थी, उस पर रोक लगेगी। आपने बात सीधे आर्यन खान पर ले आई और आर्यन खान के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसी मुंबई ने ये देखा कि परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के बीच में जो हुआ, और जो आरोप लगे अनिल देशमुख पे जिस तरीके से रहे कि 100 करोड़ रुपए कहते महीने की वसूली करते थे, क्या ये सब जो नेक्सस बनता है, और वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के आगे ले जाता है चीजों को। विराट जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि ये जो नेक्सस है, और ऐसा नहीं पहली बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज से 25 साल पहले, 25 से भी ज्यादा साल पहले वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी इसी नेक्सस को समझने के लिए, और उस पर भी धीरे धीरे करके एक पानी डाल दिया गया, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। जबकि वो अगर उस पर काम हुआ होता तो शायद आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो नहीं मिलते। आपको क्या लगता है कि कहाँ से कहाँ चीजें पहुंची हैं, और कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं इस पूरे कांड को यहाँ तक लाने के लिए? देखिए, जो ये पूरा प्रकरण हो रहा है, और इसको मैं गैंग्स ऑफ मुंबई की लड़ाई बोलता हूँ। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था तो गैंग्स ऑफ मुंबई है, और इसके पीछे 3 श्रेणी के, जैसे शतरंज होता है तो राजा, वजीर और हाथी घोड़े और नीचे प्यादे। तो जो अभी दिख रहे हैं जो जेल के पीछे हैं, वो चाहे वाजे हो, चाहे वासावी हो, चाहे दूसरे लोग हों, ये प्यादे हैं। और उसके बाद के लोग जो ऊंट और घोड़े हैं, वो लोग आपस में अभी लड़ रहे हैं, और पर्दे के पीछे दूसरे लोग हैं, जहां पर इस देश की सबसे बड़ी वित्तीय राजधानी में कब्जे की पूरी कोशिश है, और जहां पे सारे उद्योग धंधे, उद्योगपति हैं। इसका पहला जो खामियाजा दिख रहा है कि कानून के शासन का एक औपचारिक तौर पर अंत दिख रहा है, जहां पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो केंद्र सरकार में, और जो राज्य की पुलिस हैं वो राज्य के अनुसार एफआईआर दर्ज करती हैं, एफआईआर खत्म करती हैं, जांच करती हैं, और जांच को मनमाफिक तरीके से अंजाम में पहुंचाती हैं। जैसे आज या कल की जो नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली बोला कि भाई वो जो वक्फ वाला मामला था उसमें पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी, और हमने पुलिस कमिश्नर को फोन किया, उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज हुई। ये जो थानों की एफआईआर का फैसला सचिवालय से, मंत्रालयों से होने लगा है, ये कानून के शासन की औपचारिक जो अंत है। बोहरा कमेटी ने बहुत लंबी रिपोर्ट दी थी, उसके कुछ हिस्से सार्वजनिक हुए, संसद में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसमें 2 बातें प्रमुख थी। पहली बात तो ये थी कि जो नेक्सस है, आपराधिक नेटवर्क है, उस आपराधिक नेटवर्क में पहले उस आपराधिक नेटवर्क की वजह से नेता चुनाव जीतते थे, और उस समय 25 साल पहले अपराधियों ने ही पूरे राजनीति पर, पूरी सरकारों पर कब्जा कर लिया है। और दूसरी बात उसमें उन्होंने ये बोली थी कि ये जो कानून हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, वो टुटपुंजिये लोगों से, इंडिविजुअल लोगों से, छुटभइये लोगों से लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन संगठित अपराधियों से, बड़े अपराधियों से लड़ने के लिए कानून व्यवस्था हमारी उसके लिए चौकस नहीं है। और ये दोनों बातें अब समझ में आ रही हैं। जिस तरीके से दोनों पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हम उस माहौल में रह रहे हैं जब मास्क नहीं पहनने पे लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एफआईआर हो जाती है, खरबों रुपए का जुर्माना होता है, और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त, ड्रग्स के कारोबार में लिप्त, हवाला कारोबार में लिप्त, अवैध कारोबार में लिप्त नेतागण सिर्फ आरोप लगा करके और सेटलमेंट करते हैं
ये मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ के लिहाज से और इसके खामियाजे जो होने लगे हैं वो होने लगे हैं कि रिपोर्ट आई है 36,000 बड़े लोग, रईस लोग पिछले कुछ सालों से भारत छोड़कर उन्होंने विदेश की नागरिकता हासिल कर ली है। और अभी हमने सुना भी है कि मुकेश अंबानी अपना दूसरा घर लंदन में बना रहे हैं। जब अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर वाजिब अगर वहां पर उनके बंगले के सामने बम विस्फोट करने की साजिश रचता है, या एक एनसीबी का जोनल डायरेक्टर अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने फिर उसमें लेने की कोशिश करता है, तो इससे पूरे मामले में जो नशा है उस नशे का एक ग्लोरिफिकेशन हुआ है। नशे के खिलाफ लड़ाई मजबूत नहीं हुई है, नशे का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। और लोगों को लगने लगा है कि जो एक्सटॉर्शन का तंत्र है, जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को औपचारिक मान्यता दे दी जाती है, उसी तरीके से अपराध और राजनीति के इस समीकरण को एक औपचारिक सिस्टम में जो मान्यता मिल गई है, उसमें बोहरा कमेटी की रिपोर्ट फिर प्रासंगिक हो गई है। और अगर इसको नहीं किया गया तो जो हम एक जो भी बातें करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें या न्यू इंडिया की बात करें, सुपर पावर की बात करें, हमारी सारी लड़ाइयां बेकार हो जाएंगी अगर हम कानून के शासन पे कंप्रोमाइज करते हैं तो। आभा जी, क्या अभी जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ क्या ये है कि मुंबई फिल्म उद्योग को अपने हिसाब से या जो पुरानी परंपराएं चली आ रही उससे अलग हट के करने के लिहाज से कब्जे में या उस दिशा में ले जाने की कोशिश है, या उसके आगे जैसे कि अभी विराग गुप्ता जी बता रहे हैं कि बहुत कुछ जैसा चल रहा है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर के हो या बाकी और चीजों को लेकर के हो, आपको क्या प्रतीत होता है? बिल्कुल, सेंट्रल स्टेट का तो मुद्दा आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसका सुशांत सिंह राजपूत का देखें तो कैसे शिवसेना को एक्सपोज करने की, ह्यूमिलिएट करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी लाइंस के हिसाब से ट्विटर पे लोग आए, और अभी भी हमेशा हर बार बीजेपी वर्सेस शिवसेना करके, क्योंकि बीजेपी आज भी नहीं ये माफ कर पाई शिवसेना को कि चुनाव हमने साथ लड़ा और इन्होंने सरकार किसी दूसरे के साथ बना ली। तो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बॉलीवुड ड्रग्स का बात तो करें तो सही बात है, लेकिन एनसीबी इतनी पॉलिटिसाइज हो जाएगी वो कोई नहीं सोचता था कि एनसीबी क्यों बोले, कई गवर्नमेंट एजेंसीज। और अभी जैसे बात कर रहे थे परमवीर सिंह वर्सेस अनिल देशमुख की, तो बिल्कुल अगर एक होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करना चाहता है तो ये दिखाता है कि करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त करप्शन का है। और एजेंसी बेखौफ होकर पैसे कमा रही है क्योंकि उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि शिवसेना हमारी प्रोटेक्ट करेगी और सेंट्रल एजेंसीज को मालूम है कि बीजेपी हमारी प्रोटेक्शन करेगी। तो ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है वो प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगी डेंजरस सिग्नल है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर ही कमिटेड हो जाएंगे तो ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएगा, और जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर भी जो है एक काले बादल मंडरा रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो बिल्कुल ये कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। और अगर महाराष्ट्र में इस तरह से हो रहा है, नंबर वन, अगर आप एंटिला के बाहर बॉम्ब रख दे रहे हैं, क्यों रख रहे हैं वो सच्चाई आज कोई नहीं बता रहा है। किसी ने आज ये नहीं बता के दिया, क्यों नहीं बता रहे? क्या जनता के क्या राइट्स नहीं है कि उनको पता चलना चाहिए कि क्या एजेंडा था? मुकेश अंबानी क्यों चुप बैठे हैं? मुकेश अंबानी ने क्यों नहीं ये बात साफ पब्लिक करी? इतने लाइंस ऑफ थ्योरीज चल रही हैं। कोई कहता है कि एंटीलिया पे चूंकि हेलीपैड बनने की परमिशन नहीं दी गई तो परमवीर सिंह, ये मैंने सुना है, मैं कोई कह नहीं रही कि सच्चा भी हो सकता है, लेकिन एक ये भी लाइन ऑफ थिंकिंग कही जा रही है कि एंटीलिया में चूंकि हेलीपैड बनने के लिए परमिशन नहीं दी गई तो परमवीर सिंह खुश करने के लिए वाजे के और ये लोग ने मिलकर वहां पे बॉम्ब रख दिए। वो तो एनआईए आ गई तो ये स्टोरी आउट हो गई, क्योंकि उसके बाद इनको बेनिफिट मिल जाता। क्या स्टोरी सच्चाई थी? क्या देश का हक नहीं है सच्चाई जानने का? सुशांत सिंह राजपूत का अगर सुसाइड भी था तो सच्चाई जानने का क्या आपका हमारा हक नहीं है? बिहार पुलिस ने कैसे एफआईआर लिख ली, कैसे कानून के साथ दुरुपयोग किया बिहार पुलिस ने? आपने कैसे बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में भेज दिया? आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी कि कहीं की भी पुलिस किसी के भी स्टेट में जाके एफआईआर कर ले। रूल ऑफ लॉ को समाप्त करने पे आप आ गए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये सब चीजों पे डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। और एनसीबी की भी बात आती है तो ये एक चीज सामने ये करता है कि एनसीबी को बनाया क्यों गया था? They were there for interstate drug movement, for international cartels. एक भी बड़े जो ड्रग कार्टल्स हैं वो नहीं एक्सपोज किए गए इसमें। सिर्फ छोटे छोटे जो बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं, जिसके लिए एनडीपीएस एक्ट कहता है कि उनको डी एडिक्शन सेंटर भेजो, डिटॉक्सिफिकेशन करो, बेलेबल ऑफेंस है।
तो एनसीबी ने बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल क्यों किया? रिया चक्रवर्ती को नॉन बेलेबल ऑफेंस में एनसीबी ने क्यों अरेस्ट किया? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब बेल दी तो उस वक्त यही पूछा कि 10,000 अपने क्रेडिट कार्ड से देने के लिए आपने उस पर 27A कैसे लगा दिया? आपने कैसे उनको कार्टेल और सिंडिकेट का डेफिनेशन दे दिया? तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ये टीआरपी बढ़ाने के लिए, एक इंपॉर्टेंट इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए अगर ये सब इश्यूज बढ़ाए जा रहे हैं तो बहुत ही डेंजरस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। और एनसीबी के अधिकारी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो मैं तो चाहूंगी कि ये लोग बर्खास्त किए जाएं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक को भी 2 महीने आपने किस ग्राउंड पे जेल में रखा? अगर मैं रिया चक्रवर्ती की जगह होती तो मैं काउंटर केस करती, डेफेमेशन करती, इनको एक्सपोज करती, जो है एक्सपोज हो रही है, जो बहुत अच्छा है, अच्छी बात जी। अबा जी, आप जो बात कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, और एक वो टेक्निकल लूपहोल था मेरे ख्याल से, जिसमें मुंबई पुलिस ने एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की थी। और टेक्निकली ये होता है कि या तो उस स्टेट में जहां से वो लड़का हो या लड़की हो या जो मतलब व्यक्ति हो नहीं उससे संबंधित हो, या जहां घटना होती है वहां। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो एक डिटेल नहीं, बट बिहार, देखिए ये बात जरूरी है राइट्स को जानना कि यहाँ बिहार में हुआ क्या था। आपने कहा कि उनको इतने पैसे मिलने थे, जो ऑन पेपर आया कि बिल्कुल नहीं था। तो परिवार का भी यूज कर रहे हैं लोग, और परिवार के ऊपर भी कार्रवाई हो कि आपने झूठे स्टेटमेंट्स क्यों निकाले। तो मैं चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि इतने हजार HNIs इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी तो गलत है। अगर इस तरह आप विक्टिमाइजेशन और हैरेसमेंट एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। विराट जी, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आपको ये इतना सिंपल मामला लगता है? मैं फिर कह रहा हूं, जिस स्टेट में 100 करोड़, 100 लाख भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ एक राजधानी से एक हिस्से में वसूलने की बात हो रही हो महीने, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, सिर्फ नशे का मामला है, या ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है कहीं ना कहीं किसी को जोड़ने का, किसी मतलब एक आय बढ़ाने का, एक बड़े स्तर पर लोगों को फंसने और फंसाने का? और अब उस पर संकट दिख रहा है, इसलिए लोग आरोप प्रत्यारोप अब निचले स्तर पर जाकर के होने लगे हैं, पत्नियों तक आने गए हैं, बहनों तक आने लगे हैं। तो ये हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने जो मेरी किताब है अनमास्किंग वीआईपी, उसमें ये जो नया सिंड्रोम है उसको उजागर करने की कोशिश की है कि देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, और छुटभइये मामलों पर उजागर करना जिससे कि बड़े मामलों पर बहस नहीं हो सके। और जो टेलीविजन मीडिया विशेष तौर पर है उसको इसके लिए बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है कि पूरे दिन भर ऐसे अल्ल बल्ल सल्ल चीजों को प्रसारित करते रहो जिससे कि जो सारगर्भित, जो ठोस बातें हैं उन बातों पर बहस नहीं हो। एक बहुत बड़ा मामला बीच में आया था और उस पर किसी चैनल में, किसी अखबार में कोई बहस नहीं हुई, और वो बड़ी चिंताजनक बात थी कि जो वैक्सीन कंपनी के मालिक थे पूनावाला, और वो विदेश चले गए थे, और उन्होंने बोला कि हमको धमकी आई है, हमसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश हुई है। केंद्र और राज्य में उसमें विवाद हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की और वो वापस आ गए। और आज तक उस मामले में क्या हुआ, कौन लोग थे जो उनको धमकी दे रहे थे, तो वो जो है, वो जो पूरा प्रकरण हुआ, ये एक सीजन 3 चल रहा है। पहला सीजन था सुशांत सिंह राजपूत का, दूसरा सीजन था आर्यन का, और तीसरा सीजन अब चालू हुआ है जिसमें दाऊद की एंट्री हुई है। और जब आप परमवीर सिंह की बात करते हैं तो परमवीर सिंह कोई एक अफसर नहीं था। परमवीर सिंह वो व्यक्ति था जिसने कि अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट दी थी, और अजीत पवार वो हैं जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी, और वर्तमान सरकार में वो सीनियर मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और जब नवाब मलिक बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं फडणवीस पर, तो उस समय जो सरकार थी वो शिवसेना भाजपा की थी। जो लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो उस फडणवीस सरकार में शिवसेना भी पार्टनर थी। इसका मतलब इस क्राइम में शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी सारे भागीदार हैं। और जब उस इलाके पे बात होने लगती है तो फिर कोर्ट कचहरी के माध्यम से डिफेमेशन और दूसरे टेक्निकल ग्राउंड से बातों को खत्म करके सेटलमेंट करने की कोशिश होती है। और ये पहली बार ऐसा मामला हुआ है जब सीजन 3 में ये बात अंदर तक घुसने की कोशिश हो रही है और पूर्व गृह मंत्री जेल में है। और अगर बंबई का ये नेक्सस, क्रिमिनल नेक्सस उजागर हो गया
तो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट भले ही पब्लिक नहीं हुई, लेकिन ये जो क्रिमिनल नेक्सस है, ये मैं समझता हूं आम लोगों को जानने का, समझने का हक है, तभी राजनीति और देश का लोकतंत्र दोनों स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, आप बहुत गंभीर आरोप और बहुत गंभीर स्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि जिसमें शामिल किस तरीके से लोग हैं, और फाइनली जब वो छुटकारा भी कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट की आड़ में पा लेते हैं, ये एक आपका कहने का। आभा जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इतनी गंभीर स्थिति के बाद, ऐसी स्थितियों के बाद, क्या अब चाहे वो पुलिस की भूमिका हो, जहां अभी आपने जिसका सुशांत सिंह राजपूत काली मौत के बाद जो स्थितियां हुई उसमें जो उसका जिक्र किया, क्या अब एनसीपी की भूमिका, क्या एनसीपी का एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी इस तरीके से छापेमारी करे और उस पर फिर बातचीत हो, या अन्य भूमिकाओं पर की स्पष्टता पर काम नहीं होना चाहिए? आपको भी क्या ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल नवाब मलिक ने भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कंटिन्यूसली और उनकी वाइफ और बेटी पे जो अटैक किया, वो भी शोभनीय नहीं था। लेकिन जो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की बात की कि किस तरह से वो हिंदू दलित है या मुस्लिम दलित है, क्योंकि मुस्लिम दलित को रिजर्वेशन नहीं मिलता यूपीएससी में, तो मुझे लगता है ये सब चीजें पब्लिक फिगर्स जो है इनकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन पर्सनल स्लैंडर नहीं होना चाहिए और एक गरिमा मेंटेन की जानी चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, पॉलिटिशियंस इतना पैसा कमा रहे हैं, उस पर डिबेट होना चाहिए कि भाई 100 करोड़ अगर एक ये ले रहे हैं, तो एनसीपी एमवीए की जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं आके सफाई दे रही है? क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप पहली बात की जब वाजे 16 साल से डिसमिस थे तो उनको कैसे वापस लाया गया, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। किन लोगों ने उस फाइल पे साइन किया कि उसको जो डिसमिस अफसर था उसको लाया गया? तो जिस तरह से पुलिस का या ब्यूरोक्रेट्स का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये सब चीजें वही दिखाती हैं, क्योंकि बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस हो गया, सीबीआई वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस हो गया, अब एनसीबी वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस हो गया, क्योंकि इनकी एसआईटी बैठ गई है, वो इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा कर रही है। अब तो एंड में नुकसान किसका है? एंड में नुकसान एक आम आदमी का है, क्योंकि उसको सच्चाई नहीं पता चलती। एंड में नुकसान हमारा और आपका है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। नेता की तो हर जगह वाह है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो इसी पे चलती है। तो पॉलिटिशियन तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि आईएएस आईपीएस जो 35 साल के लिए नौकरी में आते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, वो क्यों नेताओं की बात में आ रहे हैं, क्यों नेताओं से दब रहे हैं, क्यों पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, इसमें बहुत जरूरी है। और इसी में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आप पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग बोर्ड्स बनाइए, उनको आप इंडिपेंडेंट करिए, तो वोरा कमेटी एक चीज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रकाश सिंह साहब की जो कमेटी रिपोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आप पुलिस को इनके हाथ से निकालिए। जब तक पुलिस अफसरों को इनके हाथ से निकाला नहीं जाएगा, जब तक पुलिस पॉलिटिसाइज होगी, कोई भी सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगता है मुद्दा उठाना चाहिए, चूंकि आप लोग जर्नलिस्ट है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, कि रिटायरमेंट के बाद हम कैसे अफसरों को ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रहे हैं। क्योंकि जो अफसर रिटायर हो रहा है, पहले रूल था रिटायरमेंट से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना बंद कर देते थे, और अब रिटायरमेंट के बाद उनको 3-3 साल उसी पोस्ट पे रखा जाता है, चाहे वो ईडी डायरेक्टर हो, चाहे वो सीबीडीटी चेयरमैन हो। तो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट तो मैं कहूंगा कि पंगु होता है, उसकी कलम तो नेता के हाथ में होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कल मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो इस पे भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे, जस्टिस रमन्ना ने कुछ इशू उठाया तो था ईडी डायरेक्टर का, लेकिन उसके बाद वो भी ज्यादा खुल के नहीं कर पाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती उसमें कि क्या उसके रेपरकशंस होंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स को जो इस तरह से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद जो पोस्टिंग दी जा रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए बहुत ही मैं कहूंगी बहुत ही बड़ा, मैं तो ये तो कहूंगी वॉर है। इट इज, आप पाकिस्तान की अटैक की बात करते हैं, परमाणु अटैक की बात करते हैं, बट ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इंपॉर्टेंट चेयर्स पे रखना आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट से ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल, ये एक अलग सवाल है, और क्योंकि इस पे विवाद काफी उठते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर के भी इस तरीके के हुआ है मामला। लेकिन कुल मिलाकर विराग जी, आपको क्या लगता है कि कोई कार्रवाई होने के आसार दिख रहे हैं? कहीं कोई इस दिशा में जो नेक्सस, जो हम मूल सवाल था मुंबई जिसमें फंस गई है, उससे कहीं मुक्ति के आसार हैं? कोई कार्रवाई होने के आसार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो? कहीं कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं एक इसमें छोटा सा 2 लाइन का मुक्तक मैंने लिखा था जो कल भास्कर के लेख में था।
उसमें यह है कि धनबल बाहुबल मीडिया बल सत्ता सकल धन खान, हिट हुए जब माफिया सीजन कानून बल धूरी समान। तो अब जो है ये जो माफिया सीजन पूरे अभी आज से नहीं पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में चल रहा है, उसमें जो कानून की शक्ति है वो कागजों में है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन अब वो जो है जो शोले का जो ठाकुर थे उसी तरीके से कानून के हाथ बाह दिखती है लेकिन हाथ नहीं है उनमें। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर हम इस जो एपिसोड चल रहा है सीजन 3 का, उसमें अगर देखें तो ये जब 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ, भले ही पैसा वापस हो गया, ये एक इस बात से स्पष्ट है कि शाहरुख खान और उनके मैनेजर ने गवाहों को तोड़ने की कोशिश की, और यह बात जजों को पता थी, और सिर्फ इस बात के बेसिस पे जो जमानत मिलती है इसलिए मिलती है कि आप जो जो सबूत हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन जमानत मिलने के पहले ही सबूतों के साथ छेड़खानी हो गई अगर केस सही है तो। इसका मतलब ये है कि जो एक नई परंपरा बनी है कि पहले तो सिर्फ बड़े वकीलों से ही मुकदमों को जीता जाता था, अब एक बड़े मामले में एक मंत्री को सामने खड़ा करके और जेसीबी मशीन की तरह आप पूरे प्रोसिक्यूशन को डिमोलिश करने की कोशिश करिए। और इस पे पूरी सरकार ने, क्योंकि अगर वानखेड़े गलत थी इसलिए सरकार सामने नहीं आई, लेकिन सरकारी अधिकारी जब काम कर रहा है और सरकारी अधिकारी अगर सही काम कर रहा होता और उसको प्रोटेक्ट करने सरकार या जुडिशरी कोई नहीं आ रही है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसी तरीके से इस पूरे प्रकरण में कितनी सारी आपराधिकता सामने आई, और वो सब कानून के जब झोल में घोलमोल हो जाएगा और अंत में उसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को जो जानकारी हो, और ये प्रकरण इस मामले में अच्छा है कि जो रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, और इसके पीछे अगर आप देखें तो 9 साल पहले जाना पड़ेगा अन्ना हजारे मूवमेंट में। अन्ना हजारे के मूवमेंट के बेसिस पे, आंदोलन के बेसिस पे नवाब मलिक को 2005 में त्यागपत्र देना पड़ा था। और अन्ना हजारे मूवमेंट ये साबित करता है, एक पॉजिटिव बात मैं अगर करूं, कि देश में 10-20 करोड़ 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देश में अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, या मैं कहूं सब लोग चाहते हैं। इसीलिए जेपी आंदोलन के पीछे लोग गए, इसीलिए अन्ना हजारे आंदोलन के पीछे लोग गए, इसीलिए बीपी सिंह आंदोलन के पीछे लोग गए। लेकिन जब ये लोग चुनाव जीत कर आते हैं, वो चाहे केजरीवाल हो या भाजपा हो या कोई भी दूसरे लोग हों, लेकिन गवर्नेंस के नाम पे चुनाव जीतने के बाद में उन्हीं अपराधियों के साथ दोबारा गलबहियां कर लेते हैं। वो अपराधी जिनको इनवैलिडेशन के बेसिस पे आंदोलन हुए और चुनाव जीते गए, बाद में वही फिर से सत्ता के सूत्र संभाल लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है, और नेताओं को समझने की जरूरत है कि जनता अब निराश है, और इस निराशा को दूर करने के लिए अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये एक देश के लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन दोनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। जी, मुझे लगता है कि ये मामला इतना गूढ़, गंभीर और क्लिष्ट है, इतना गुथा हुआ है कि आसान नहीं होगा कि इस पे कुछ आगे हम लोग सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, एक अपने तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन करना तो जो कुछ भी है वो केंद्र सरकार को है, और राज्य सरकार को भी करना है अपनी दिशा में, अपने तरीके से करना है। बहुत बहुत आभार आप दोनों विद्वज्जनों का, जिन्होंने इस गंभीर चर्चा को एक नया रूप, नई दिशा दी। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी और आभा जी, आपका दोनों का धन्यवाद।